Hello students, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is agriculture. 8th क्लास का चैप्टर है, 4th चैप्टर ज्योग्राफी का. ठीक है, इससे पहले हमने 3 चैप्टर कर लिए. नेक्स्ट 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. देखिए, Gurpreet, Madhu and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour. यानी कि गुरप्रीत, माधो, टीना एक गांव से गुजर रहे थे. वहाँ उन लोगों ने किसान को खेत की जुताई करते देखा. उन्होंने पूछा कि भाई किसान से कि क्या कर रहे हो, तो किसान ने बताया कि वे बुआई कर रहे हैं. मृदा को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है. उसने बच्चों से कहा, ठीक है, कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा. This transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. पौधों से जो परिष्कृत उत्पाद है उसके रूपांतरण में 3 प्रकार की जो है आर्थिक क्रियाएं होती हैं, शामिल होती हैं. ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं. ठीक है, These are primary, secondary and tertiary activities. नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दीज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग्स आर गुड एग्जांपल. सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ्स आर एग्जांपल ऑफ दिस एक्टिविटी. टर्शियरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विस. ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जांपल ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज. यानी कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया गया है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है. ठीक है, कृषि करना, मत्स्य पालन, संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं. देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो सेकेंडरी एक्टिविटी में जो है इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के ये उदाहरण देखने को मिलते हैं. ठीक है, और हम टर्शियरी एक्टिविटी की बात करें, टर्शियरी एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो क्या है कि टर्शियरी में तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना, और यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, आगे देखिए, एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटीज. इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लिवस्टॉक्स. इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. यानी कि जो कृषि है, एग्रीकल्चर क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है. फसलों को, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है. ठीक है, विश्व में 50% जो लोग हैं कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल हैं. भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है. आगे देखिए, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोयल and climate are vital for agriculture activities. The land on which the crops are grown is known as arable land. In the map, you can see that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. यानी कि टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है, और कृषि क्रियाकलाप उन्हीं क्षेत्रों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है. ठीक है, आगे देखिए, डू यू नो हम देखेंगे एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्री प्लस कल्चर, ये एग्रीकल्चर बना, और शहरी प्लस कल्चर, पीसी प्लस कल्चर, विटी प्लस कल्चर, हटी प्लस कल्चर, यानी कि अलग अलग तरह की जो है यहाँ पे कृषि की गई हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है. जैसे हम देखेंगे पहले एग्रीकल्चर में क्या बताया, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सोयल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लिवस्टॉक, इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग. यानी कि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती कहते हैं. सेरिकल्चर क्या है, सेरिकल्चर में कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर. यानी कि रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन ये कृषक की आय का पूरक हो सकता है. ठीक है, दूसरा क्या है, पीसी कल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, यानी कि विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन. विटीकल्चर क्या है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों की खेती.
हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है कि ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। यानी कि क्या बताया इसमें, देखिए इसमें क्या बताया कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों और फलों को उगाना। ठीक है। सिस्टम, फार्म सिस्टम मतलब कृषि तंत्र। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड labor. Some of the operation involved are plowing, sowing, irrigations, weeding and harvesting. The outputs from the system includes crops, wool, dairy and poultry products. ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके जो है महत्वपूर्ण जो निवेश है वो बीज है, उर्वरक है, मशीनरी और श्रमिक है। ठीक है। जुताई, बुआई और देखिए जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी मुख्य क्रियाएं हैं। ठीक है। इस तंत्र के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और जो है मुर्गी फार्म उत्पाद आते हैं। आगे देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में पढ़ेंगे कि फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड्स ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। दीज आर सबसिस्टेंट फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। यानी कि विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन सबसिस्टेंट फार्मिंग, सेकेंड वन कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है। आगे देखिए सब्सिस्टेंट फार्मिंग यानी कि निर्वाह कृषि। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन हाउस होल्ड्स, लेबर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। सब्सिस्टेंट फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। यानी कि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए ये निम्न स्तरीय और प्रौद्योगिकी और परिश्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में बांटा जा सकता है। देखिए इसमें देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर, इसमें क्या बताया है निर्वाह कृषि में कि द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर्स। क्लाइमेट्स विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सोइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप्स एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। राइस इज द मेन क्रॉप्स, अदर क्रॉप्स इंक्लूड wheat, maize, pulse and oil seeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated area of the monsoon region of South, Southeast and East monsoon region of South, Southeast and East Asia। यानी कि गहन निर्वाह कृषि में किसान छोटे से भूमि के टुकड़े पर साधारण औजारों से ज़्यादा मेहनत करके खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। ठीक है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। आगे देखिए इसमें Primitive subsistent agriculture includes shifting cultivation and nomadic herding। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम पढ़ेंगे। Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of the Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the area of heavy rainfall and quick regeneration of vegetations. A plot of land is clearly by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potato and cassava are grown. After the soil loses its fertility and the land is abundant and the cultivators moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture। यानी कि स्थानांतरित कृषि जो अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के जो है तीव्र प्रजनन वाले क्षेत्रों में की जाती है। यानी कि देखिए उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है और इसमें क्या किया जाता है कि कृषि का जो तरीका है उसमें वृक्षों को काट करके जला करके भूखंड को साफ किया जाता है, राख को मृदा में मिलाया जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भूमि की उर्वरता जो है बढ़ जाती है और मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता जब समाप्त हो जाती है तो भूमि को छोड़ दिया जाता है और नए भूखंड पर चले जाते हैं किसान। ठीक है। स्थानांतरित कृषि को कृत्रिम दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिए नोमैडिक हर्डिंग।
is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of the India like Rajasthan and Jammu Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined route. This type of movement arises in response to climatic constraint and terrain. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. देखिए, चलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे ही राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो गतिविधि है जलवायविक बाधाओं और जो है भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक क्या करते हैं कि जो भेड़, ऊंट, मवेशी या बकरियां पालते हैं, ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। आगे देखिए, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या बताया कि इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन and animals are reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used is large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। इसमें जो है कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें जो विस्तृत कृषि क्षेत्र होता है और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। ये इसमें जो ज़्यादातर कार्य है मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। देखिए, इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस. Wheat and maize आर कॉमन कमर्शियल grains. Major areas where commercial grains farming is practiced by temperate grasslands of North America, Europe and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing seasons and only a single crop can be grown. देखिए, वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या होता है कि इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्मों में से युक्त विरल आबादी वाले हैं। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पर क्या होता है कि वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए, इन मिक्स्ड फार्मिंग में क्या आएगा? इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लिवस्टॉक्स. इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. जो मिश्रित कृषि है में क्या होता है कि जो भूमि का उपयोग है भोजन और चारे की फसलें उगाने के लिए, पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। आगे देखिए, इसमें प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, सुगरकेन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल्स आर रिक्वायर्ड. द प्रोड्यूस मे बी प्रोसीड on the farm itself or in a nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. Major plantations are found in the tropical regions of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. यानी कि रोपण कृषि में क्या होता है कि जो वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है जहाँ पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है और इसमें बड़े पैमाने पर मेहनत और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार से कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। ठीक है, अब देखिए, रोपण कृषि के जो मुख्य क्षेत्र हैं विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए, इसमें मेजर क्रॉप्स क्या है? A large variety of crops are grown to meet the requirements of growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. यानी कि मुख्य फसलें जो हैं बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा पेय फसलें हैं। ठीक है, आगे देखिए,
Rice is the major food crops of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical regions. Rice need high temperature, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clay soil which can retain water. China leads in the production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka, Egypt. In favorable climatic conditions as in West Bengal and Bangladesh, 2 or 3 crops a year are grown. चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता चाहिए, वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा में, क्योंकि वो जो जल रोकने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है इस प्रकार की मिट्टी में, इसलिए वहाँ उस मिट्टी में ज़्यादा बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद में भारत है, जापान है, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। आगे देखिए वीट। वीट में क्या बताया कि वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन्स एंड ब्राइट सनशाइन्स एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। इट्स थ्राइव बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल्स। वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। देखिए गेहूं के बढ़ने के लिए यानी कि वृद्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन यानी कि फसल की कटाई जिसको बोल सकते हैं के समय तेज धूप की जरूरत होती है। यानी कि इसमें और क्या है, इसको विकास करने के लिए दोमट मृदा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। अगला देखिए मिलेट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज coarse grain and can be grown on less fertile and sandy soils. It is a hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and advocate rainfall. Jowar, bajra and ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. यानी कि मिलेट्स ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। कम उपजाऊ और बलुआ मृदा इसके लिए उपयुक्त है। ऐसी फसलें जिनमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य की आवश्यकता होती है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, देखिए नाइजीरिया, चीन और नाइजर जैसे अन्य उत्पादक देश हैं। आगे देखिए इसमें Maize requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. It needs well-drained fertile soils. Maize is grown in the North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. यानी कि मक्का जो है इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए अपवाहित उपजाऊ मृदा की इसमें आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए कॉटन। कॉटन क्या है कि कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल। Cotton requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soils. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw materials for the cotton textile industries. यानी कि कपास इसकी वृद्धि के लिए ज़्यादा तापमान की हल्की वर्षा, 200 और 200 से 10 दिन पाला रहित और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ये काली और जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छे से उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा माल है। नेक्स्ट देखिए जूट के बारे में हम जानेंगे। जूट was also known as the golden fiber. It grows well on alluvial soils and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producer of jute. यानी कि पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से बड़ा होता है, विकसित होता है। इसे उच्च तापमान और भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉफी आर रिक्वायर्स वार्म्स एंड वेट क्लाइमेट्स एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल्स. हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स. ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया. कॉफी इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है. इस फसल के लिए बढ़ने के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है. ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है. इसके पश्चात जो है कोलंबिया और इंडिया भी है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए टी में क्या बताया गया है कि टी इज अ बेवरेज क्रॉप्स ग्रोन ऑन प्लांटेशन. दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्टर्ब हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स. इसमें आगे देखिए It needs well-drained loamy soils and gentle slopes. Labor in large number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. देखिए ये टी
के पत्ते तोड़ रहे हैं, टी प्लांटेशन है, ठीक है। अब इसमें देखिए चाय के बागान के बारे में बात हो रही है। भाई चाय की बात हो रही है, तो चाय क्या है, एक पेय फसल है और इसकी जो कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर जो है समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होता है कि जो दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए, और ये जो है केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका इसके उत्पादक है और बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे बेस्ट क्वालिटी टी जो यहीं पर मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज, such as increase the cropped areas, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding varieties of seeds. Mechanism of agriculture is also another aspect of agriculture development. The ultimate aim of agriculture development is to increase food security. यानी कि इसमें क्या बताया कि कृषि का विकास जो है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास से है, ठीक है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि को भी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। और ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा करके, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, अच्छे जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करके, ठीक है, उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है, ठीक है। कृषि के विकास का जो है लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। क्या करना है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें एग्रीकल्चर है डेवलप एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज population usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holding mostly for subsistence. Larger holding are more suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia. With the help of two case study of farms, one from India and the other from the USA, let us understand about agriculture in the developing and a developed country. देखिए, कृषि का जो विकास है विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले जो विकासशील देश हैं वो अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसके एग्जाम्पल हैं। विद द हेल्प ऑफ टू केस स्टडी ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम यूएसए, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। यानी कि हम दो फार्मों, एक भारत के और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्ययन करें तो उसकी सहायता से हमें क्या पता चलेगा कि विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में हम जान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अ फार्म इन इंडिया। देखिए अब कैसे जानेंगे, अ फार्म इन इंडिया, भारत का एक फार्म। देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectares. His house is in the main village. He purchases high-yielding varieties of seed from the market every alternate years. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agriculture officers regarding farming practice. He takes a tractor on rent for plowing his field, though some of his friends still use traditional method of using bullocks for plowing. There is a tube well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. यानी कि उत्तर प्रदेश की जो बात करें गाजीपुर की, कि गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इस गांव का छोटा सा किसान है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का फार्म है और उसका जो आवास जो है मुख्य गांव में ही है, ठीक है। वे अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षा के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाता है, गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता है कि किस तरह से हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और क्या क्या कब कब करना चाहिए। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। पास के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए क्या करता है, भाड़े पर लेता है। आगे देखिए, मुन्नालाल also has 2 buffaloes and
few hens. He sell milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of the cooperative society, which also advise him on the type of fodders for his animals, safety measures to protect the health of our livestock, and artificial insemination. All the members of the family help him in various farm activities. Sometimes they take credits from a bank or the agriculture cooperative society to buy HYV seeds and implements. यानी कि मुन्नालाल के पास 2 भैंसें हैं, कुछ मुर्गियां भी हैं। वह पास के ही शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वहाँ का एक सदस्य भी है। वो सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार और पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी उनको सलाह देती है। ठीक है, कृषि के विविध कार्यों में भी क्या करती है, परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली यानी कि HYV सीड्स, ठीक है, उच्च उपज वाली जो किस्म है और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है। ठीक है, ऋण, ठीक है। ही सेल्स हिज प्रोडक्ट इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लेक स्टोरेज फैसिलिटीज, दे आर फोर्स्ड टू सेल द produce even when the market is not favorable to them. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facility. यानी कि वह अपने उत्पाद को निकट के शहर के में स्थित जो है मंडी है उसमें बेच देता है। किसानों के पास जो है भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने जो उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। ठीक है, हाल ही की जब बात की जाए तो सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। आगे देखिए, अ फॉर्म इन यूएसए की जब हम बात करें से द एवरेज साइज ऑफ अ फॉर्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ अ इंडियन फॉर्म. Typical farm size in the USA is about 250 hectares. The farmer generally resides in the farm. Some of the major crops grown are corn, soybeans, wheat, cotton, and sugar beet. Joe Horan, a farmer in the Midwest USA in the Iowa state, owns about 300 hectares of lands. He grown corns on his field after making sure that soils and water resources meets the needs of this crop. Adequate measures are taken to control. From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. The result helped Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite, which gives him a precise picture of his field. This helps him to use chemical fertilizers and pesticides wherever they are required. He uses tractors, seeds, drills, leveler, combines, harvesters, and threshers to perform various agriculture operations. Grain are stored in the automated grain storage or dispatched to market agencies. The farmer in USA work like a businessman and not like a peasant. देखिए इसमें क्या बताया। जब हम यूएसए के किसान की बात करते हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म की बात करते हैं, एक जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फॉर्म है, और हमने इससे पहले पढ़ा इंडिया का फॉर्म। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत जो आकार होता है भारत फॉर्म की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और इसका जो फॉर्म का आकार है 250 हेक्टेयर होता है, और इसमें जो है मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर उगाई जाती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास में 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त होता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों की, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनको भी वो समय समय पर डालता रहता है। ठीक है, और मृदा के नमूनों को भी मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। ठीक है, उसमें पता चल जाता है कि वो पोषक है या नहीं है। जो परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करती हैं कि कितनी उनको उर्वरक क्षमता चाहिए, कितना उसको खाद चाहिए। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे खेत की तस्वीर देता है और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग यानी कि पेस्टिसाइड्स का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। ठीक है, देखिए आगे। वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनों और संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग करके कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं करता है, यानी उपयोग कृषि संबंधी क्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं, बाजार मतलब मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं, संचित किए जाते हैं, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। That's all for today. Thank you.